जो आज के समय में गरीबी, भूखमरी, क्राइम और इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। और ये है हमारा प्यारा भारत, जो इन सब से उबर कर आया है। मगर भारत और इन सभी अफ्रीकन देशों में एक चीज जो कॉमन थी, जिसने इन्हें काफी पीछे ढकेल दिया, और वो था वेस्टर्न एम्पायर। जी हाँ, दरअसल भारत आजादी के बाद धीरे धीरे डेवलप होता रहा, मगर अफ्रीकन देश वैसे के वैसे ही रहे जैसे ही एम्पायर छोड़कर गए थे। हालांकि भारत और चाइना दो ऐसे पड़ोसी देश हैं जो अफ्रीका की सदियों से मदद कर रहे हैं। असल में ये मदद भी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा जाल है, जिसमें चाइना धीरे धीरे अफ्रीकन कंट्रीज को कसता चला जा रहा है। और इस जाल का नाम है डेट ट्रैप। जी हाँ, जहां चाइना अफ्रीका के अलग अलग कंट्रीज को लोन तो दे रहा है, लेकिन इतना कि उससे जिसको जिंदगी भर चुकाना नामुमकिन है। तो कहानी में ये सवाल आता है कि जैसे चाइना अफ्रीका में एक डेट ट्रैप का पंजा कस रहा है, क्या वैसे ही भारत भी अफ्रीका को एक डेट ट्रैप में रखना चाहता है? और नहीं रखना चाहता तो भारत सच में क्या अफ्रीका की मदद कर रहा है? देखिए, आजादी के बाद से ही भारत ने कम डेवलप और आर्थिक स्थिति वाले अफ्रीकन देशों की मदद करना शुरू कर दिया था। भारत वो देश था जो खुद अभी अभी कॉलोनियल रूल से बाहर आया था और खुद संघर्ष से जूझ रहा था। फिर भी वो ऐसे देशों की मदद करने के लिए आगे आना चाहता था जो कॉलोनियल रूल के जुल्म से जूझ रहे थे, क्योंकि वो जानता था अगर वेस्टर्न कंट्री से कोई भी देश मदद लेगा, वो उसको अपने नीचे दबा के जिंदगी भर रखेंगे। इसलिए भारत ने 1949 में इंडियाज डेवलपमेंट कोऑपरेशन विद अफ्रीका नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया। इस प्रोग्राम के तहत भारत ने 70 एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स अफ्रीका के लोगों के लिए निकाली, जिससे वो भारत में आकर शिक्षा ले सके। इसके बाद से भारत में तब से लेके आज तक बहुत सारे अफ्रीकन नेशंस के स्टूडेंट्स यहाँ आके एजुकेशन लेते हैं। यहाँ तक कि अफ्रीका के देशों के 13 फॉर्मर और करंट गवर्नमेंट हेड्स, इन्होंने भी भारत से ही अपनी ग्रेजुएशन की है। इनमें से मोजाम्बिक के प्रेसिडेंट फिलिप न्यूसी, नाइजीरिया के प्रेसिडेंट मोहम्मदू बुहारी और तंजानिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट सामिया सुलूहू हसन शामिल हैं। बस यही नहीं, भारत के प्रेस्टिजियस इंडियन मिलिट्री एकेडमी से 6 फॉर्मर और करंट अफ्रीका के देशों के आर्मी चीफ ने ट्रेनिंग भी ली है। भारत के अफ्रीका से गहरे रिश्ते 1991 की लिबरलाइजेशन पॉलिसी के बाद सबसे ज्यादा बढ़े, जहां भारत की बढ़ती आबादी को देखते हुए भारत को ज्यादा से ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ने वाली थी। लिबरलाइजेशन के बाद भारत ने बिजनेसेस के लिए अपने दरवाजे तो खोल दिए थे। इस वजह से भारत में ट्रेड बढ़ा और अलग अलग देशों के ट्रेड बढ़ता चला गया। इसका सीधा एविडेंस भारत और अफ्रीका की 2008, 2011 और 2015 की भारत अफ्रीका की समिट से देखा जा सकता है। 2008 में अफ्रीका यूनियन द्वारा चुनी गई 14 अफ्रीकन कंट्रीज के गवर्नमेंट हेड की मीटिंग भारत में न्यू दिल्ली में हुई। यहाँ भारत ने अफ्रीका में $500 मिलियन इन्वेस्ट करने की बात कही थी। उस समय भारत का ट्रेड अफ्रीका में $30 बिलियन के आसपास था। फिर 2011 में यह समिट इथियोपिया के कैपिटल में रखी गई, जहां 15 अफ्रीकन देश शामिल हुए। इस समिट में भारत ने $700 मिलियन फंडिंग देने की बात की और साथ ही $5 बिलियन का लोन भी दिया, जिसमें नए इंस्टीट्यूट्स और एजुकेशन इनिशिएटिव देने की बात कही गई। उस साल भारत का ट्रेड अफ्रीकन नेशंस के साथ $45 बिलियन और बढ़ गया था। फिर इसके बाद भारत और अफ्रीका के बीच सबसे बड़ी समिट हुई 2015 में। यहाँ 40 अफ्रीकन देशों की गवर्नमेंट हेड्स न्यू दिल्ली में इस समिट में शामिल हुए। भारत के ट्रेड 2015 तक अफ्रीका में $72 बिलियन का हो चुका था, जो कि अब तक के इनके रिलेशंस में सबसे ज्यादा बड़ा ट्रेड था। मगर इसके बाद कोविड-19 वायरस आया, जिसके चलते अभी तक भारत और अफ्रीकन नेशंस के बीच समिट नहीं हो पाई। कोविड-19 महामारी में भी भारत ने अफ्रीकन देशों का हाथ नहीं छोड़ा और कई अफ्रीकन देशों में वैक्सीन और दवाइयां डिलीवर करवाई। इसके चलते अफ्रीका के देशों ने भारत का शुक्रिया अदा भी किया। सबसे बड़ा मूवमेंट इनके बर्थ रिलेशंस में तब देखा गया जब भारत में G20 के आयोजन में अफ्रीकन यूनियन को भारत द्वारा शामिल किया गया। अभी लेटेस्ट ही ब्रिक्स मीटिंग में भी अफ्रीकन कंट्रीज को भी पार्टनर बनाया गया है। यहाँ ये सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा कि भारत तो काफी कुछ अफ्रीका में कर रहा है, मगर क्यों भारत इतने सालों से इनकी मदद और दुनिया की बड़ी बड़ी मीटिंग्स में अफ्रीका को शामिल करने में लगा है? इसके पीछे भी कई सारे फैक्टर्स हैं, जिनको हम एक एक करके समझेंगे। देखिए, अफ्रीका में काफी मात्रा में भारतीय लोग रहते आए हैं। इनमें 2 कैटेगरी शामिल हैं, NRI जो भारत से अफ्रीका गए और PIO पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिनके पूर्वज पहले से ही इन देशों में रहते आए हैं। इंडियन ओरिजिन के लगभग 25 से 30 मिलियन लोग यहाँ रहते हैं, जिन्होंने खुद यहाँ अपने कई सारे बिजनेसेस स्टार्ट कर दिए हैं। इन देशों में भारतीय मूल के कई बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इन लोगों की वजह से अफ्रीका के लोग भारत के लोगों से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहते हैं। भारतीय कंपनीज भी कई सालों से अफ्रीका में निवेश करती आई हैं। इनमें भारत
भारत की कई बड़ी और डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनीज शामिल हैं। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स की अगर बात करें तो भारतीय एयरटेल 14 अफ्रीकन कंट्रीज में अपनी प्रेजेंस बना चुकी है। टाटा ग्रुप जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, उसने भी अफ्रीका में ऑटोमोबाइल्स, स्टील, हॉस्पिटैलिटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भारी मात्रा में अफ्रीका में इन्वेस्ट किया है। एसआर ग्रुप भी अफ्रीकन कंट्रीज युगांडा और केनिया में अपनी ऑयल रिफाइनरीज खोल चुका है। ऐसे ही इंडियन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी भी अफ्रीका के हेल्थ केयर में इन्वेस्ट कर रही है। इंडिया आज के टाइम अफ्रीका में इन्वेस्ट करने वाले टॉप 5 देशों में आता है। इंडिया ने अब तक अफ्रीका में $90 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। मगर ये सारी भारत की बड़ी कंपनीज आखिर अफ्रीका में क्यों इन्वेस्ट कर रही है? देखिए, अफ्रीका की आबादी दुनिया भर में सबसे ज्यादा बढ़ती हुई आबादी है। बढ़ती हुई आबादी के लिए ज्यादा से ज्यादा फूड सप्लाई की जरूरत है और यहाँ भारत काम आता है। भारत का एग्रीकल्चर इंडस्ट्री दुनिया की टॉप कंट्रीज में आता है। अफ्रीका में 57% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है, जिसकी वजह से भारत की एग्रो इंडस्ट्री यहाँ इन्वेस्ट करना चाहती है। भारत की एग्रीकल्चर कंपनीज और न्यू स्टार्टअप्स दुनिया भर में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए फेमस हैं और साथ ही भारत के साइंटिस्ट की एक्सपर्टीज की मदद से नई टेक्नोलॉजी के साथ फूड की सप्लाई चेन को बढ़ाया जा सकता है। अब दुनिया जैसे जैसे फ्यूचरिस्टिक होती जा रही है, उतनी ही जल्दी टेक इंडस्ट्री भी दुनिया भर में बढ़ती जा रही है। अफ्रीका ऐसा कॉन्टिनेंट है जो 50% से ज्यादा मिनरल्स और माइनिंग से भरा पड़ा है। दुनिया, जैसे कि आप जानते होंगे कि ग्रीन टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रही है, उतने ही ये नेचुरल रिसोर्सेज दुनिया के हर देश को चाहिए। ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज सबसे ज्यादा अफ्रीका में ही मिलेंगे। इसका एक एग्जांपल दूं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी बनाने में जो मिनरल्स चाहिए होते हैं, उनमें से 92% ऑफ प्लैटिनम, 56% ऑफ कोबाल्ट, 54% ऑफ मैग्नीज एंड 36% ऑफ क्रोनियम की नीड होती है। ये सब अफ्रीका में मौजूद है। 2001 से भारत और अफ्रीका राज्यों के बीच 43.13 बिलियन के ट्रेड खाली मिनरल्स और माइनिंग में हुआ है। अगर भारत को फ्यूचर में टॉप इकोनॉमी की रेस में आगे बढ़ना है तो भारत को ये नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा से ज्यादा चाहिए ही होंगे। जिस कंट्री के पास ये रिसोर्सेज ज्यादा होंगे वही वर्ल्ड की इकोनॉमी में डोमिनेट कर पाएगा। फार्मा इंडस्ट्री की अगर बात करें तो दुनिया भर में भारत की फार्मा इंडस्ट्री टॉप पे गिनी जाती है। ये फार्मा कंपनीज अफ्रीका में 50% जेनरिक मेडिसिन एक्सपोर्ट करती हैं। खुद अफ्रीकन कंट्रीज चाहती हैं कि इंडिया के फार्मा इंडस्ट्री अफ्रीका में हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, यहाँ तक कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी सेट करे। अफ्रीका में कई देश ऐसे हैं जहां ज्यादा पॉपुलेशन या तो मिडिल क्लास है या तो गरीब। इसकी वजह से अफोर्डेबल चीजें खरीदने की डिमांड बढ़ जाती है। इसलिए ही भारत की जेनरिक दवाइयों की डिमांड अफ्रीका में बढ़ती जा रही है। ऐसे ही भारत ने अफ्रीका की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रखी है। अफ्रीका के लोगों को भारतीय कार्स सबसे ज्यादा पसंद आती हैं। 2022-23 फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग अफ्रीका में $1.54 बिलियन की भारतीय कंपनीज की कार की सेल्स हुई हैं। जी हाँ, यहाँ तो की टू व्हीलर मार्केट जहाँ चाइना की ज्यादा पकड़ थी, वहाँ भी भारतीय ने अपनी परचम लहराया है। चाइनीज टू व्हीलर एक टाइम अफ्रीका में 90% मार्केट कवर कर रहा था, मगर अब यही मार्केट 50% भारत की टू व्हीलर कंपनी टीवीएस और बजाज ने डोमिनेट कर दी है। इसका मेन रीजन था भारत कम दाम और बढ़िया क्वालिटी की बाइक्स दे रहा था, जहाँ चाइना बेकार क्वालिटी अफ्रीका में बेच रहा था। अब इतना सारा भारतीय कंपनीज के डोमिनेंस के बाद भी चाइना अफ्रीका में डोमिनेट कैसे कर पा रहा है और क्यों चाइना को अफ्रीका निकाल नहीं सकता, आइए ये भी जान लेते हैं। देखिए, 2000 से लेकर 2020 तक चाइना ने अफ्रीका कंट्रीज को $59.87 बिलियन का लोन दिया। इनमें जो टॉप कंट्रीज को ये लोन सबसे ज्यादा मिले हैं वो हैं अंगोला 42.6 बिलियन डॉलर, इथियोपिया 13.7 बिलियन डॉलर, जाम्बिया 9.8 बिलियन डॉलर और केनिया को $9.2 बिलियन। चला बुझा तभी बत्ती कर लाते हो। तक से लेकर ठन ठन हर बर्तन का साउंड चेक करते हो। तोड़कर मोड़कर मरोड़कर भिंडी के एक्सपर्ट बन जाते हो। फैमिली के लिए हर छोटी चीज टेस्ट करके लाते हो, फिर फिनाइल लाकर उनकी सुरक्षा से समझौता क्यों कर जाते हैं? अरे इससे जर्म्स थोड़ी ना बचेंगे। स्मेल करके देखो। आपने टेस्ट किया? फिनाइल का टेस्ट? जी, एक्सपर्ट्स ने आपके लिए किया है 10 पॉपुलर फिनाइल्स का टेस्ट, पर उनमें से कोई भी सारे जर्म्स नहीं मारता, बल्कि लाइजॉल का एक कैप उन सभी फिनाइल्स के एक कैप के मुकाबले ज्यादा जर्म्स मारता है। मैं कैसे मान लूं? आप भी टेस्ट कर लो लाइजॉल टेस्ट व्हाट यू ट्रस्ट चैलेंज से, जहां आपके फिनाइल को एक्सपर्ट्स करेंगे टेस्ट और बताएंगे कौन है बेस्ट। हर नॉमिनेशन पर अशॉर्ट प्राइजेस के साथ आप आईपैड, फ्रिज, वॉशिंग मशीन भी हर हफ्ते जीत सकते हो। नॉमिनेट करने के लिए lizoltestwhatyouttrust.com पर लॉग ऑन कीजिए या 9999333499 पर मिस कॉल दीजिए। तो फोन उठाओ और नॉमिनेट नाउ।
ये इतने ज्यादा लोन की अमाउंट है जो अब ये देश चुकाने में स्ट्रगल कर रहे हैं। अब जैसे कि पहले आपको कई बार बता चुके हैं कि अफ्रीका ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके देश आजादी के बाद भी जूझते रहे। इस वजह से वहां इतनी डेवलपमेंट नहीं आ पाई। ये देश इतने फाइनेंशियली वीक बन गए थे जिसकी वजह से चाइना ने इनको डेवलपमेंट का झांसा देके लोन दिया। लोन चाइना ने तो वैसे ज्यादा इंटरेस्ट पर दिया और इन देशों में कई सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, मगर धीरे धीरे चाइना कई सारे प्रोजेक्ट्स में अफ्रीका की कंट्रीज में इन्वेस्ट करने लगा, जैसे कि रोड्स, रेलवे, ऑटोमोबाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बहुत से सेक्टर्स में डोमिनेट करने लगा। ये लोन इतने बढ़ चुके थे कि इन देशों को, चाइना को, ये चुका पाना बहुत मुश्किल था। अगर अब लोन चुका नहीं पाओगे तो फिर अब उस देश के नीचे काम करना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से चाइना वहां अपना दबदबा बनाने लगा। आज चाइना अफ्रीका का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बना हुआ है और आंकड़ों की अगर बात करें तो चाइना अफ्रीका में $200 बिलियन पर ईयर का ट्रेड करता है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आज के टाइम में 10,000 से ज्यादा चाइनीज बिजनेसेस हैं और 2005 से इन बिजनेसेस की वैल्यू $2 ट्रिलियन बढ़ चुकी है। इसके साथ ही $300 बिलियन की और इन्वेस्टमेंट अभी भी फिलहाल की जा रही है। जी हाँ, अफ्रीका में अपना दबदबा कायम करने के लिए चाइना ने वहां थोड़े टाइम पहले ही $1 बिलियन का बेल्ट एंड रोड अफ्रीका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड शुरू किया था और साथ ही $60 बिलियन का अफ्रीकन एड पैकेज भी अनाउंस किया था। 2011 के बाद से चाइना अफ्रीका में बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर बन चुका है। यहाँ उसने अफ्रीका की 40% मार्केट अपने नाम कर रखी है। दूसरी तरफ देखा जाए तो यूरोप और यूएसए जैसी कंट्रीज को यहाँ पे अपनी मार्केट कम होती दिख रही है। मगर चाइना क्यों इतना निवेश यहाँ कर रहा है? चाइना का आधे से ज्यादा ऑयल अफ्रीका से आता है और साथ ही साथ कॉटन भी। अफ्रीका में सबसे ज्यादा मैग्नीज पाया जाता है जो स्टील प्रोडक्शन में काम आता है, जिसको चाइना अपने देश की स्टील प्रोडक्शन कंपनीज के लिए यूज करता है। और साथ ही इसके अफ्रीका में और भी ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज्यादा काम आते हैं। इसको चाइना अपनी सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में यूज करता है। अब आप लोगों ने भारत और चाइना दोनों के इस कदर अफ्रीका में अपनी पकड़ मजबूत की हुई है वो तो समझ ही लिया होगा। मगर जो सवाल हमने शुरू में किया था आपसे कि क्या भारत भी चाइना की तरह अफ्रीका को डेट ट्रैप में फंसाना चाहता है, अब उसको एक बार गहराई से समझते हैं। देखिए, चाइना जहां अफ्रीका में मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा फैला हुआ है, इसके चलते वो वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को भी सबसे ज्यादा लूट रहा है। वहीं भारत अफ्रीका में वहां के लोगों और उनसे रिलेटेड फील्ड्स जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और सबसे जरूरी चीज एजुकेशन में उनकी मदद कर रहा है। हाँ, ये जरूर है कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को चाइना बढ़ा तो रहा है, मगर वो सक्सेसफुल तभी माना जाएगा जब अफ्रीका के लोगों को वहां ज्यादा से ज्यादा काम मिलेगा। चाइना यहाँ भी अपनी चालाकी दिखाना नहीं छोड़ रहा है। वो खुद अपने चाइनीज लोगों को अफ्रीका में ला रहा है और उनको काम दिलवा रहा है, बजाय अफ्रीका के लोगों को। दूसरी ओर भारत के प्रोजेक्ट वहां की कम्युनिटीज को जोड़ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा काम उनको दे रहे हैं। भारतीय कंपनीज अफ्रीकन लोगों पे ज्यादा भरोसेमंद होती है और उनको अपने साथ साथ आगे बढ़ाती है। पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो अफ्रीका के लोग चाहते हैं उनकी कंट्रीज में भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए और डिक्टेटरशिप को खत्म करना चाहिए, जिसकी वजह से वहां के लोग भारत को आगे लाना चाहते हैं ताकि भारत की मदद से उनके देशों में भी डेमोक्रेसी लाई जा सके। अब देखिए, कोविड-19 जैसी तबाही वाले वायरस के समय भी चाइना ने अफ्रीका में मदद तो की थी, मगर वो इसलिए ही मदद करना चाहता था क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के देशों में चाइना की इमेज कोविड-19 वायरस बनाने वाले देशों के रूप में बन चुकी थी, जिसको वो हटाने में आगे आ रहा था। भारत ने मेड इन इंडिया वैक्सीन अफ्रीका के देशों को दी और साथ ही साथ वहां के लोगों को दवाई महामारी के समय में पहुंचाई। वैसे अब तक की सबसे बड़ी भारत की जीत जो बताई गई वो थी भारत में हुए G20 की, जहां भारत सरकार ने G20 में अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर घोषित किया और इस मास्टर स्ट्रोक के बाद भारत ने अफ्रीका में अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया। अब आगे देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि इस चाल के बाद क्या भारत अपने डोमिनेंस ज्यादा बढ़ा पाएगा या चाइना अपनी पकड़ वहां मजबूत कर पाएगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।